प्रेम भाई, आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक दो चीजें जरा बता दूं दर्शकों को। एक राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अडानी जी ने एक बॉन्ड निकाला, और उसके एक आदमी ने केवल खरीदा। अडानी जी का ये 5,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड, अडानी पोर्ट का, खरीदने वाला केवल एक, LIC। मतलब ये देख किसकी आंखों में झूल झोंक रहे हो। नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, और किस लिए है जरा नीचे देख लीजिए। The firm will use the proceeds for capital expenditure and refinancing existing dollar debt, they said। मतलब LIC, अब हम तो सुनते थे कि देश के उसके लिए उतरी हुई, लेकिन ये है। मैं अब अडानी की एक बात और करके आपसे प्रेम भाई, ये मतलब ओवरऑल तो आप प्रश्न देख ही रहे हैं। अडानी जी की एक खबर अमेरिका से और आई है कि अडानी जी ईरान से LPG गैस की स्मगलिंग कर रहे हैं। और ये भी एक जरूरी है कि अगर वो मुद्रा, और इनका कहना नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर अमेरिका इस तरह का आरोप लगा रहा है तो उसको आप बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते नहीं नहीं ये कोई बात नहीं है। पाकिस्तान कोई बात कहे, वो कहे तो हम लोग कह सकते हैं अरे वो अमेरिका के, और वो रिपोर्ट बाकायदा छपी है। एक चीज ये भी है कि ये भी मतलब ये लार्जर कॉन्स्पिरेसीज लगती हैं कि अगर ला रहे हैं एलपीजी तो ये बेच किसको रहे हैं, और कौन इनकी एलपीजी खरीद रहा है देश में, और ये एलपीजी कहाँ जा रही है। मतलब ये पूरा एक हिंडनबर्ग से बड़ा ये तो विस्फोटक चीज है भाई। तो जिस तरह से अडानी जी हमारे यहाँ ड्राइव करते हैं इकॉनमी, उस पे भी जरा आपकी एक टिप्पणी। और ओवरऑल जो मस्त नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ, ट्रम्प अलग टैरिफ की बात कर रहे हैं, सबको मना कर रहे हैं कि वहां मत जाओ वहां मत जाओ, एप्पल वाले से कहें कि वहां से अपना मैन्युफैक्चरिंग हटाइए, ये सब करिए। ये आपकी ओवरऑल उसमें हमारी आर्थिक स्थिति और रक्षा दोनों को, ये एक दूसरे से हाथ में हाथ लेके चले। आर्थिक, रक्षा और विदेश, इस नीति का जो कॉम्बिनेशन है उसमें इंडिया कहाँ खड़ा है इस समय। जी शुक्रिया आनंद वर्धन जी। देखिए, अडानी एक ऐसे उदाहरण है जो कुछ भी उत्पादन नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। देश का सबसे अमीर, दूसरे नंबर का अमीर समझिए, वो व्यक्ति कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। और उनके ऊपर जो भी इल्जाम आए हैं, जो भी बात आई है, जो साबित नहीं हुई है कह सकते हैं, उनको तो सब क्लीन चिट ही देता है, सेबी ने भी दिया। लेकिन जो भी बात आई, चाहे कोयले का अधिक से अधिक इनवॉइस में, गलत इनवॉइस में आयात करना, उससे महंगी बिजली भारत की जनता को खरीदनी पड़ रही है, वो व्यवस्था, तो वो अपनी ही जनता का शोषण करके वो मोटे हो रहे, या फिर वो शेल कंपनियों में के जरिए पैसा उनकी ही कंपनी में वापस आना, जो रिवील हुआ था, उस मामले को भी देखिए, वो भी हमारे ही देश के पैसे को दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसके बाद देश से बाहर जो रिसोर्सेस इकट्ठा करना, भारत प्रधानमंत्री जी का दौरा और उसके पीछे पीछे अडानी जी का जाना, किसी देश में बायलैटरल होना, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे श्रीलंका और भी बहुत सारे देशों में, उन सब के बाद भी ये रहस्य बना हुआ है कि ये बेचते किसको हैं भाई, करते क्या है, ये रहस्य बना हुआ है। उसी सिलसिले में ये ताजा मामला भी लगता है। अब इसको रिवील करने की क्षमता तो हम जैसों की नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने की क्षमता जरूर है, जो बातें सामने आ रही हैं उसको। अब यहाँ एक और थोड़ा सा विषय परिवर्तन करते हैं कि जैसे अभी बात हो रही थी G7 को लेकर के कि नहीं भी बुलाया तो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ। ये इतना हल्का मामला नहीं है आनंद वर्धन जी। G7 यानी ग्रेट 7 है पूरे दुनिया में, और एक तरह से डिप्लोमेटिकली भी चाइना को छोड़ के बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, रसिया हट गया अलग बात है, नहीं तो G8 वो भी उसमें था। तो ये इसमें भारत को नहीं बुलाया गया, 6 साल से तो बुलाया जा रहा था। और बात यहां हो रही थी कि G7 का विस्तार करके हम उसमें भारत को भी शामिल करें और कुछ एक अन्य देशों को भी शामिल करें। ये बात अमेरिका भी हिमायत कर रहा था, कई देश भारत को उसमें शामिल करने की बात कर रहे थे। तो एक वो माहौल था कि हम स्वयं
उस ग्रुप में शामिल होने के दावेदार थे, और एक ये माहौल है कि हम उसमें आमंत्रित भी नहीं हो रहे हैं। तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये हमारे सरकार की, हमारे देश की क्रेडिबिलिटी में आई कमी का एक नतीजा है, लक्षण है, प्रमाण है जो हम देख सकते हैं। और ये क्रेडिबिलिटी कई कारणों से आई है। भाई, हम महाशक्ति हो गए, हम विश्व गुरु हो गए, और इस तरह की बातें, और इसके अलावा बिहेवियरल पैटर्न जो इंडिया का रहा है। नरेंद्र मोदी जी को ओथ में नहीं बुलाया गया ट्रंप के, तो वहां पर फिर भी गए, और कुछ समय बाद, और वो भी आपको क्या बोलते हैं, ये लेकर के परमिशन लेके, अपॉइंटमेंट लेकर के गए। अपॉइंटमेंट लेकर के अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे तो हमारे देश की इज्जत क्या रहेगी? वही जो उन्होंने बैठा करके बोला कि देखो ब्रिक्स मर गया है, तुम टैरिफ ज्यादा लगाते हो, टैरिफ ज्यादा लगाओगे हम भी लगाएंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया लगा रहा है। डांटा फटकारा जा रहा था। अरे जेलेंस्की भी उस डांट फटकार को नहीं सह सका जो उसके साथ किया जा रहा था, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी तो पूरे सुन के आ रहे थे। तो उससे हमारी इज्जत गिरती चली गई, दुनिया में गिरी, केवल डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं गिरी, पूरी दुनिया में गिरी। अब जैसे हम लोग युद्ध की बात करते हैं, युद्ध हम कह रहे हैं, पाकिस्तान भारत में युद्ध हो रहा है। आज के जमाने में युद्ध सिर्फ मिसाइल का एक दूसरे ऊपर छोड़ना, हवाई युद्ध लड़ना, यही युद्ध नहीं है। भाई, जमीनी युद्ध तो हुआ ही नहीं, समुद्र के रास्ते से तो युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध हवाई जहाज वाला हुआ। लेकिन असली युद्ध जो हो रहा है, असली युद्ध हो रहा है, अमेरिका लड़ रहा है भारत के साथ, रसिया लड़ रहा है भारत के साथ, चाइना लड़ रहा है भारत के साथ। अब बोलेंगे तीनों का नाम हम कैसे ले रहे हैं? अमेरिका टैरिफ वॉर लड़ रहा है, हमारी रिसोर्सेस पर कब्जा करने के लिए, हमारे को बाजार बनाने के लिए लड़ रहा है, हमसे लड़ रहा है। रशिया हमसे कह रहा है कि तुम नहीं लोगे, अमेरिका के दबाव में हमसे अगर रिश्ता अगर थोड़ा इधर उधर करोगे, हम पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे या किसी और को भी बेचेंगे। वो भी एक दबाव बनाए हुए, वो भी युद्ध ही है एक तरह का। और चाइना तो खुलेआम युद्ध लड़ रहा है, उसने जो ताजा घोषणाएं की है निर्यात पर रोक लगाने की, वो भी सीधे युद्ध है। तो युद्ध अब केवल बम फोड़ने और जान लेने की स्थिति में नहीं है, युद्ध आर्थिक तौर पर युद्ध लड़ा जा रहा है, और उसमें हम हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। ये एक में इंपॉर्टेंट बात है। हम तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान को सहयोगी मिल जा रहे हैं, उसको लोन मिल जा रहा है, उसको कई देश उसके साथ खड़े हैं, वो कंफर्टेबल है। बांग्लादेश में चाइना आकर के कह रहा है कि हम वहां डेवलपमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे। नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है चाइना, वो लोग कंफर्टेबल है। और इंडिया में कह रहा है कि ये कार नहीं बिकेगी, ये एप्पल नहीं बनेगा। तो कहां हमारा नरेंद्र मोदी जी वहां मागा के समांतर मीगा बोल रहे थे ना। अमेरिका इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पाया। मीगा होने देंगे हम एप्पल नहीं बनने देंगे तुम्हारे यहाँ। कैसे बनोगे मेक इंडिया ग्रेट अगेन? हम टेस्ला नहीं बिकने देंगे, कैसे बनोगे मेक इंडिया ग्रेट अगेन? तो ये लड़ाई है, ये युद्ध है जो दिख नहीं रहा, इसको देखने और दिखाने की जरूरत है। युद्ध केवल पाकिस्तान से नहीं है, युद्ध हमारा वो उस बड़े नेशन से है जिसमें हमको नहीं बुलाया गया है, वहां मौजूद लोगों से है, उससे भी युद्ध है। और उससे बाहर चाइना अकेला या रशिया खड़ा है अभी, उन लोगों से भी अब मधुर संबंध नहीं है रशिया के साथ। तो रशिया से बोलने में थोड़ा संकोच है कि रशिया से युद्ध है बोल के, लेकिन रशिया भी उसी राह पर चल रहा है, वो अपने फायदे के लिए, वो भी मेक रशिया ग्रेट अगेन करेगा। हर आदमी अपनी कंट्री को ग्रेट अगेन करेगा। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो साइमल्टेनियसली ग्रो करने का जो सिस्टम था, जो पूरी दुनिया में एक अर्थ व्यापार कैसे करें, मिलकर कैसे करें, साझेदार कैसे हो, ये कॉन्सेप्ट को लूज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और हम लोग वैसे देशों के साथ खड़े हो गए जो इस व्याकरण को नहीं मान रहे, बल्कि हमें रेसिस्ट करना चाहिए था कि दुनिया में सहयोग के आधार पर व्यापार की नीति जारी रहनी चाहिए, बाइलेटरल हो या मल्टीलेटरल हो, टैरिफ का मामला हो या किसी और का मामला हो। हमने उन बातों को, नैतिकता को छोड़ा, हम इसलिए कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन करना है। तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन तो हर कंट्री
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक चाइना ग्रेट अगेन करेगा। तो ऐसे हमें कारोबारी साझेदार हम छोड़ते चले गए हैं और एक विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं।